पिछले क्लास में हम लोग ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ चुके थे। एलपीजी क्या होता है और सीएनजी के बारे में भी बताया जा चुका था। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद वाले उसी क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसी में से कुछ क्वेश्चन हम नोट कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, आप लोग उसका आंसर सॉल्व करके दीजिएगा। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ये लिखा हुआ है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। क्लास 8th में भी अगर फिजिक्स पढ़े हों तो वहाँ भी घनत्व के बारे में पढ़े होंगे। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन। कहीं कहीं लिखा रहता है घनत्व इक्वल टू मात्रा बटा आयतन। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का इकाई आयतन हो, मतलब अगर उसका आयतन 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसका जो घनत्व होता है, उसका जो आयतन होता है वही उसका जो द्रव्यमान होता है वही उसका घनत्व कहलाएगा। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ का आयतन अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब या इकाई हो, मतलब 1 हो, तो उसका द्रव्यमान ही उसका घनत्व होता है। इसी के बेस पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यह वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। ठीक है, तो इसमें किसका घनत्व सबसे कम है और किसका घनत्व सबसे अधिक है, इसी का ऑर्डर हमको अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो वायु गैसियस अवस्था में पाया जाता है, तो गैस का घनत्व सबसे कम होता है जबकि ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगर हम सबसे कम की बात करें तो वायु हो जाएगा और सबसे अधिक की बात करें तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो दो तो क्लियर हो गया, एक वायु और एक लोहा। चिमनी का धुआं, इसमें भी गैस होता है लेकिन इसमें कुछ कार्बन के कण होते हैं। ये भी गैसियस स्टेट की अगर बात करें तो दो ही हमको गैस दिखाई दे रहे हैं, एक वायु और एक धुआं। तो सबसे कम घनत्व किसका होगा, वायु का, फिर धुआं का। उसके बाद अगर द्रव में चलें तो द्रव 2 दिया है, एक शहद है और एक जल है। एक शहद है और एक जल। तो शहद और जल की अगर हम बात करें तो जल का घनत्व तो कम होगा, शहद थोड़ा गाढ़ा होता है तो घनत्व इसका ज़्यादा होगा। और ठोस में चाक है और रुई है, चाक है और लोहा है, तो चाक और लोहे की तुलना करें तो चाक का घनत्व तो कम होगा, लोहे का घनत्व तो ज़्यादा होगा। और उसी में एक है रुई। तब रुई के बारे में अपने पास से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखने में तो ठोस अवस्था में दिखता है लेकिन उसका घनत्व का मतलब होता है ना कि अगर उसको हम दबाएं तो बहुत ज़्यादा संपीड़ित हो जाएगा रुई। इसलिए कि रुई के अंदर छोटे छोटे वायु के मतलब कि छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें वायु भरी रहती है। जितना भी दबाओगे उतना ही दबता चला जाएगा। तो रुई का जो घनत्व होगा ना वो जल से भी कम होगा। रुई का घनत्व जल से भी कम होगा। जब रुई का घनत्व जल से कम है, फिर हमको ऑर्डर क्लियर हो गया हमारा। सबसे कम वायु, उसके बाद चिमनी का धुआं, उसके बाद रुई, उसके बाद जल, उसके बाद शहद, उसके बाद चाक, उसके बाद लोहा। वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चाक, लोहा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी के बेस पर हमको टेबल बनाना है। टेबल बना के उनके कणों की प्रॉपर्टी लिखनी है कि ठोस के जो कण होते हैं तो किसमें अंतराणु का स्थान कम होता है, द्रव में कितना होता है, गैस में कितना होता है। मतलब एक टेबल बनाना है आपका। आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, संपीड्यता, इसी के बेस पर एक एक प्रॉपर्टी को शो करके आपको बनाना है। इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे
और बना के इसका मतलब कि चार्ट आप चेक करा लेंगे और सही होगा। सही तो हो ही जाएगा, इसलिए कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी हम इसके पहले लिखवा चुके हैं कि अंतराणु का स्थान की अगर बात करें, 3 मेन प्रॉपर्टी होती है अंतराणु का स्थान, निरंतर गति और एक और आकर्षण बल। बाकी और कई प्रॉपर्टी है, दृढ़ता, संपीड्यता, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इसी के बेस पर आप टेबल बना लीजिएगा कि ठोस पदार्थ के कणों की क्या प्रॉपर्टी होती है। मतलब ठोस पदार्थ में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है, द्रव में उससे अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है, लेकिन गैस में अंतराणु का स्थान या रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 3 हो गया। फिर इसी तरह अगली प्रॉपर्टी, फिर अगली प्रॉपर्टी, वही गुण बताना है। वैसे आपके बुक में भी अगर पढ़ेंगे तो दिया होगा, वरना नोट्स जो हम पिछला बनवाए हैं, मतलब इसके पहले जितना लिख चुके हो वहाँ से भी 4-4 पॉइंट कम से कम आपको मिल ही जाएंगे। तो कम से कम 4-4 गुण आप ज़रूर लिख करके दिखाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व, सबकी डिफिनीशन देना है आपको। तो दृढ़ता इसके पहले भी लिख चुके हैं, बताए भी थे हम पहले वाला, अगर वीडियो आप देखे होंगे इसको अपने मन से लिख लीजिएगा। संपीड्यता इसको भी लिख लीजिएगा। तरलता इसको भी लिख लीजिएगा। अगला है बर्तन में गैस का भरना, इसको हम लिखवा रहे हैं, देख लीजिए कैसे होगा, समझ में आ जाएगा। तो गैस के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, पता है, तथा ये कण, अब खाली स्थान ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा जगह मिलेगा उतना ज़्यादा कण क्या होंगे, गति करेंगे, एकदम मुक्त स्वतंत्र महसूस करेंगे अपने आप को, तथा ये कण इस रिक्त स्थान में मुक्त रूप से गति करते हैं। जब गैस को बर्तन में भरा जाता है तो गैस के कण बर्तन के संपूर्ण स्थान घेर लेते हैं तथा बर्तन के दीवारों से टकराकर दाब आरोपित करते हैं। बर्तन में क्यों भर जाता है कि गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी बर्तन में रखा जाता है बर्तन का पूरा आयतन कवर कर लेता है, इसलिए कि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। क्लियर। अगला है आकार के बारे में। आकार हमको बता देना है तीनों को। ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होते हैं, सबसे अधिक इसी के बीच होता है, इसलिए ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो आकार क्या होगा, निश्चित होगा। मतलब कण एक दूसरे से काफ़ी तेज, मतलब काफ़ी अधिक आकर्षण बल से एक दूसरे को बहुत तेज़ी से आकर्षित करते होंगे, इसलिए ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है। इनको जिस बर्तन में भरा जाता है उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, तो अगर इसके पहले वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे तो याद भी होगा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। पदार्थ का ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। और घनत्व की बात करें तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसके पहले भी जो बुक में दिया वो भी लिखवाएं, ये भी डिफिनीशन है घनत्व की। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक, द्रव का ठोसों से कम, तथा गैस का घनत्व सबसे कम होता है। गलत है ये, गैस का घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है। अगर जो मतलब कि वही बनाए ना गुणों की तुलना करने के लिए, तो उसमें आपका अगर हेडिंग हो जाए घनत्व, तो घनत्व तीनों का बता देना, किसका कम, कितना ज़्यादा, किसका उससे ज़्यादा। गतिज ऊर्जा ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है। आकार भी बता सकते हो, किसका आकार निश्चित होता है, नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद से अंतराणु का स्थान का भी आधार बना सकते हो, फिर उसके बाद आकर्षण बल को भी आधार बना सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, उसको ज़रूर लिख के दिखाइएगा। कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं। बहुत हल्का फुल्का कारण है। तो गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने का मतलब आकर्षण बल नगण्य होता है, लगभग एक दूसरे को बहुत ही कम आकर्षित करते हैं। गैस के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं, इसलिए भर देती है। एकदम फ्री होते हैं, पूरा जितना स्पेस मिलेगा सबको कवर कर लेंगे। तो सीधा सीधा मतलब होता है गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन का गैस आयतन एक्वायर मतलब ऑब्जर्व या ग्रहण कर लें। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। फिर वही होगा, क्योंकि गैस के कण निरंतर गतिशील रहते हैं
तथा बर्तन की दीवारों से निरंतर टकराते रहते हैं। कंटिन्यूअस गति करेंगे, इधर उधर गति करेंगे तो रास्ते में तो दीवार भी आएगी, और दीवार पे जब टकराएंगे तो दीवार पे बल आरोपित होगा, और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। समझ में आ रहा है? लिख लीजिएगा आंसर ऐसा। मेज, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज है, बोलना नहीं, ठोस कहलाती है। मेज के कड़ों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, ठोस है तो कम होगा, आकर्षण बल बहुत अधिक होगा, इसलिए मेज का आकार और आयतन निश्चित होता है, अतः लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अगला है, हवा में आसानी से हम अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं। हवा एक गैस है, गैस में कणों के बीच काफ़ी खाली स्थान होता है। खाली स्थान का मतलब खाली स्थान होगा तो हाथ चलाना आसान होगा। हाथ घुमाना हवा में कितना आसान है, जनरल घुमा लेते हो, क्योंकि हवा के अणु आसानी से काटे जा सकते हैं, घुमाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि लकड़ी के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, अतः इसके बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है, बहुत कण पास होते हैं, आपको जगह ही नहीं मिलेगी। इसलिए उसमें हाथ चलाने के लिए आपको कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। अगर कराटे में दक्ष नहीं है तो हाथ में चोट लग जाएगी। क्लियर? और लास्ट एक और क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो बर्फ़ जल के ऊपर तैरता है, बल्कि तैरने का गुण यह है कि जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होता है वो पानी में जिस भी पदार्थ का घनत्व जल से अधिक होगा वो जल में डूब जाएगा, जिस पदार्थ का घनत्व जल से कम होगा वो जल में तैरेगा। सीधा मतलब यह है कि बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जल में तैरती है, जबकि हर ठोस के लिए सीधे इसका उल्टा होता है। मतलब किसी भी ठोस का घनत्व द्रव से कम अधिक होता है, ठीक है, लेकिन जल में उल्टा होता है। तो लिखा है, जल के जमने से बर्फ़ बनती है, जिसकी संरचना में अधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं, जो पानी में नहीं होता है। ये पिंजरे के समान संरचना बना लेती है, जिससे बर्फ़ का आयतन उतना ही मात्रा के जल के आयतन से अधिक हो जाता है, तथा आयतन बढ़ने पर इसका घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ़ पानी पर तैरती है। एक आंसर है, आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम क्लास में जब क्लास खुलेगा तो करेंगे, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। और दो और अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अन्य अवस्थाएं। वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। ठोस, द्रव, गैस हम तो पढ़ ही चुके हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा, 5वां है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये दोनों प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आप अपने एनसीईआरटी के बुक से नोट कर लीजिएगा, करके फ़ोटो उसका मतलब निकाल करके ज़रूर हमसे चेक करा लीजिएगा। कौन? प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपके बुक में सबसे लास्ट में पेज नंबर, जो हम बुक एनसीईआरटी का लिए थे उसमें, मतलब पिछले साल की बुक है, पेज नंबर 11 पर लिखा हुआ है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो दोनों का मतलब डिटेल क्या होता है, किस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं और किसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, तो आप अपने बुक से नोट कर लीजिएगा और नोट करके चेक करा लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन था, इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं है, आराम से देख लीजिएगा। थैंक यू।